हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ और टॉपिक का नाम है इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जिसको रोल ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी कहा जाता है। शुरू करने से पहले बता दूं कि चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे कि इंडस्ट्री को डेवलप करने का फायदा क्या है या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रोल क्या है, किसी भी कंट्री की तरक्की में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का क्या रोल प्ले करता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और जिस हिसाब से आपने पेपर में लिखना है मैंने उसी हिसाब से पॉइंट्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ये तो सबको पता है कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एक इंपॉर्टेंट रोल है। किसी भी देश की तरक्की, कंट्री की तरक्की के लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हेल्प्स significantly in the solution of such problems as poverty of the country, insecurity, unemployment, backwardness of the population, dependence on agriculture, अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट एटसेट्रा एटसेट्रा। तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री को डेवलप कर लेंगे तो कई देश की जो प्रॉब्लम्स है, कंट्री की जो प्रॉब्लम्स है, जैसे गरीबी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी, महंगाई होगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, बैकवर्ड पॉपुलेशन है या अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनके सॉल्यूशन हमें मिल जाएंगे अगर हम अपने कंट्री में इंडस्ट्री को डेवलप करें तो। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ब्रिंग्स अबाउट सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द नेशनल इकोनॉमी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल चेंजेस भी आते हैं। स्ट्रक्चरल चेंजेस का मतलब है पहले इकोनॉमी जो हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी उसका ढांचा, स्ट्रक्चर एकदम चेंज होके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बन सकती है। ठीक है, मतलब जीडीपी का ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर दे रहा था अब वो शिफ्ट होके इंडस्ट्रियल सेक्टर का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो सकता है जीडीपी में। फॉलोइंग फैक्ट्स अंडरलाइन द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट टू द इकोनॉमी। तो सिंपल वर्ड्स में फॉलोइंग फैक्टर से हमें पता लगेगा कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए या कंट्री के लिए। फर्स्ट आ जाता है बैलेंस्ड डेवलपमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Indian economy is unbalanced because still about 46.2% of the population is dependent on agriculture। तो जो इंडियन इकोनॉमी है वो ज्यादातर बैकवर्ड है। ठीक है, क्यों क्यों हम इसको बैकवर्ड और अनबैलेंस्ड कहते हैं? क्योंकि अभी भी एग्रीकल्चर सेक्टर में 46.2% लोग काम करते हैं। ठीक है, अब किसी भी डेवलप कंट्री में चले जाओगे तो इतने परसेंट लोग काम नहीं करते एग्रीकल्चर में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कंसिक्वेंट डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर विल मेक आवर इकोनॉमी बैलेंस्ड इकोनॉमी। ठीक है, अगर हम डेवलपमेंट करेंगे सर्विस सेक्टर का और इंडस्ट्रियल सेक्टर का, ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में काफी बंदे आके एग्रीकल्चर से निकल के काम करेंगे तो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। फिलहाल हमारी इकोनॉमी अनबैलेंस्ड है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में ज्यादा बंदे लगे हो, वहां से बंदे निकल के आए और प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन वहां पे कम हो और इंडस्ट्रियल सेक्टर में ज्यादा लोग काम करेंगे तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ज्यादा एफिशिएंट होता है, तो हमारी इकोनॉमी बैलेंस्ड हो सकती है। समझ की बात। सेकंड पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। आपको पता है इंडस्ट्रियल सेक्टर में प्रोडक्टिविटी ज्यादा है और एग्रीकल्चर तो अभी भी ज्यादातर बारिशों पे डिपेंड कर रहा है, इंडियन एग्रीकल्चर। बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज पर कैपिटा प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेस एट अ रैपिड रेट। तो पर बंदा ज्यादा काम कर सकता है, पर बंदा ज्यादा एफिशिएंट है इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से क्या होगा? पर बंदा ज्यादा काम कर पाएगा, उसकी तनख्वाहें बढ़ेंगी। इट इज सो बिकॉज नेचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन एग्रीकल्चर वेयर एज इंडस्ट्रीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बींग्स। आपको पता है जो एग्रीकल्चर है उस पर फुल कंट्रोल, ज्यादातर कंट्रोल किसका रहता है? नेचर का, कुदरत का। बारिश हो रही है तो सही है, ज्यादा होगी तो भी खराब है, कम होगी तो भी खराब है, तो वहां नेचर का कंट्रोल रहता है। मगर इंडस्ट्रियल सेक्टर में इंसानों का कंट्रोल रहता है। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, स्पेशलाइजेशन, यूज ऑफ मशीन्स एंड लार्ज स्केल प्रोडक्शन सिस्टम कंट्रीब्यूट सब्सटेंशियली टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज की जब डेवलपमेंट होती है, क्यों होती है? क्योंकि इंडस्ट्रीज में डिवीजन ऑफ लेबर है, हर एक बंदे को अलग अलग काम दिया है और वो उस काम में स्पेशलाइज्ड है। ठीक है, और मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये सारे सिस्टम इंडस्ट्रीज में हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतने अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाते। एज अ रिजल्ट ऑफ इट प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इंक्रीजेस। तो एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी पर वर्कर इतनी अच्छी नहीं होती जितनी इंडस्ट्रियल सेक्टर में होती है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज is much more in industries than in other fields of production, especially in agriculture। तो सिंपल वर्ड्स में ये जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल में इंटरनल इकोनॉमीज, एक्सटर्नल इकोनॉमीज आ जाती हैं। तो ये सारी की सारी इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो हम अचीव कर सकते हैं, बट एग्रीकल्चर सेक्टर में ये सारी अचीव करनी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल रहती है। ठीक है, एज रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंक्रीजेस इकोनॉमीज ऑफ लार्ज स्केल एंड इंटर इंडस्ट्रियल लिंकेजेस ऑल्सो इंक्रीज। जैसे जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो सारी इकोनॉमी जो लार्ज स्केल पे ग्रो करेगी, पूरी की पूरी इकोनॉमी, क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर
जो है जब ग्रो करता है तो वो बाकी सेक्टर्स की भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो ट्रैक्टर वगैरह बनाएगा तो एग्रीकल्चर भी सेक्टर ग्रो करेगा। इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो करेगा तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से खरीदेगा तो एग्रीकल्चर का भी सामान बिकेगा। समझ गए बात? तो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में इंटरलिंक्ड है काफी ज्यादा, ठीक है। तो कॉन्सिक्वेंटली देयर इज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। तो जैसे जैसे ये लिंकेजेस बढ़ती जाएंगी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी। अब इंडस्ट्री बढ़ेगी, ट्रैक्टर बनाएगी तो एग्रीकल्चर और ज्यादा प्रोडक्टिव और एफिशिएंट हो सकता है। समझ की बात? तो इस चीज को हम ज्यादा इलेबोरेट करेंगे थर्ड पॉइंट में, जिसमें आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है मेन रोल प्ले करता है एग्रीकल्चर को डेवलप करने में। कैसे? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया could be possible only because of easy availability of agriculture tools, machinery, tractors, pumping sets, chemical fertilizers, etc., which are manufactured by the industry. तो एग्रीकल्चर की हेल्प होती है जब भी इंडस्ट्री डेवलप करता है। एग्रीकल्चर की हेल्प कैसे होती है? जो भी ये ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर में आया है, ये क्या है, मॉडर्न तरीके इस्तेमाल करके ही तो एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने को ही कहते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इसके अंदर हम क्या करते थे? मशीनों का इस्तेमाल करते थे, टूल्स का इस्तेमाल करते थे, ट्रैक्टर्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह का। तो ये सारे कौन प्रोड्यूस करता है? ये इंडस्ट्री तो प्रोड्यूस करती है। Industrial development will cause rise in the demand for agricultural products, especially for the commercial crops like cotton, jute, sugarcane, oil seeds, etc. etc. तो जब भी इंडस्ट्री डेवलप होगी, जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, वो एग्रीकल्चर से ही तो रॉ मटेरियल देंगी। तो एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल देंगी तो एग्रीकल्चर को पैसे देंगी, तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट तो ऑटोमेटिकली होती रहेगी। फिर एक तो मशीनें भी प्रोवाइड करती है और इनका सामान भी खरीदती है। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से एग्रीकल्चर सेक्टर का भी फायदा ही फायदा है। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन नेशनल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट। Industrial development makes it possible for the economy to put its natural resources to more productive use. तो वो सारे देश जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड हैं, वो अपने नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छे से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं और अपने देश की इनकम बढ़ा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सऊदी अरब, वहाँ तेल बहुत ज्यादा है तो तेल निकाल रहे हैं। समझ की बात? कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगी, ठीक है, जब नेचुरल रिसोर्सेज को फुलर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। वैल्यू इज एडेड टू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बाय द इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज क्या करती हैं? एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स में वैल्यू ऐड करती हैं। अगर आपने पिज्जा खाना है तो पिज्जा सीधा तो नहीं ना एग्रीकल्चर से आता। तो जो भी इंग्रेडिएंट्स एग्रीकल्चर से आते हैं उसमें वैल्यू ऐड करके आगे प्रोड्यूस करके देती है आपको। मच वैल्यू इज एडेड बाय फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जो मैंने अभी बात की थी, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज ऑफ न्यू इन्वेंशंस आर वेरी लार्ज इन इंडस्ट्रीज। तो जो नई नई इन्वेंशंस या इनोवेशंस होने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटीज हैं, वो इंडस्ट्रीज में काफी ज्यादा है, एग्रीकल्चर में थोड़ी कम है। इंडस्ट्रीज दस एनहांस द पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड वैल्यू एडेड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से पॉसिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोडक्शन ज्यादा होती है और वैल्यू एडेड भी ज्यादा होती है। एज अ रिजल्ट नेशनल इनकम गोज अप, इसी वजह से नेशनल इनकम बढ़ जाती है। नेशनल इनकम ऑफ इंडस्ट्रियल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड लाइक अमेरिका, जापान एटसेट्रा far exceeds that of predominantly agriculture countries। तो वो कंट्रीज जो एग्रीकल्चर कंट्रीज हैं, उनसे कई गुना ज्यादा उन कंट्रीज की इनकम है जो इंडस्ट्रियली डेवलप्ड कंट्रीज हैं। समझ की बात? इन इंडिया ऑल्सो as the share of industries and tertiary sector is in the national income has been increasing, the real national income has also been constantly rising। तो जैसे जैसे जो हमारा जो शेयर है सेकेंडरी सेक्टर का और टर्शियरी सेक्टर का बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारी नेशनल इनकम काफी तेजी से बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट। तो ऑब्वियस सी बात है, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलती है जहां जहां इंडस्ट्रियली डेवलप्ड इकोनॉमीज है, वहां एम्प्लॉयमेंट अच्छी है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is accompanied by the establishment of several new industries। तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तो नई नई इंडस्ट्रीज आएंगी, डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेज एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर क्रिएटेड। तो जैसे नई नई इंडस्ट्रीज खुलेंगी वैसे वैसे लेबर की डिमांड बढ़ेगी, लेबर की डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मल्टीप्लाई एज मोर एंड मोर इंडस्ट्रीज कम इनटू बीइंग। तो जैसे जैसे नई नई इंडस्ट्रीज खुलती हैं वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जो है बढ़ती रहती है, ठीक है। सरप्लस लेबर of agriculture and relatively less gainful occupations may be able to find gainful employment in the industries and allied activities like trade, transport, etc। अब आप खुद सोचो,
वो बंदे जो एग्रीकल्चर में कम काम कर रहे हैं या अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हैं या बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएंगे, या तो प्रॉपर इंडस्ट्रीज में लग जाएंगे या फिर इंडस्ट्रीज के साथ जो अलाइड एक्टिविटीज है, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन की या फिर छोटा मोटा सेल परचेज का, उस जॉब में लग जाएंगे या उस काम में लग जाएंगे। विद द डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ पीपल विल फाइंड एम्प्लॉयमेंट। तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो, चाहे कॉटेज इंडस्ट्रीज हो, चाहे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो, लोगों को जॉब्स तो मिलती हैं। इंडस्ट्रीज देयरफॉर हैव लार्ज स्कोप ऑफ प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करने का ज्यादा स्कोप इंडस्ट्रियल सेक्टर में। अब मान लो आपके पास एक खेत है, उसमें कितने बंदे होंगे, एक दो होंगे। अगर उसी खेत की जगह सेम जगह इंडस्ट्री बना दी जाए तो उसमें कितने हजारों बंदों को नौकरी मिल सकती है। ठीक है। अब कुछ लोग इसको कॉन्ट्रडिक्टरी करते हैं कि इंडस्ट्री में ज्यादा मशीनें यूज होंगी तो जॉब लॉसेज भी तो होंगे। ठीक है, मगर जैसे जैसे ज्यादा इंडस्ट्रीज खुलेंगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी तो आएंगी। सॉरी। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाती है। ठीक है, अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर काफी अच्छा काम कर रहा है तो। ठीक है, कैसे? इंडस्ट्रीज ऑल्सो प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। कैसे? इट इज सो बिकॉज वंस द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ फूड एटसेट्रा of the people are satisfied, then to raise their standard of living, they feel the necessity of variety of industrial products like clothes, domestic gadgets, TV sets, या फिर एयर कंडीशनर्स, मोबाइल फोन्स, कार, स्कूटर, रेफ्रिजरेटर्स एक्सेट्रा। एक बार इंसान की खाने की जो डिमांड है वो पूरी होगी कि भाई उसे पता है मेरे को खाना तो मिल ही रहा है, तो फिर वो क्या करेगा, वो लग्जरी या नेसेसिटीज के अलावा बाकी चीजों के ऊपर चला जाएगा। अब उसे कार भी चाहिए, टीवी भी चाहिए, फोन भी चाहिए। ये सारी की सारी चीजें कौन बना रहा है? ये तो इंडस्ट्रीज ही बना रही है ना। ऑल दीज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्रीज। दस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट enables द पीपल टू lay their hands upon a large variety of consumer goods टू इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो इसलिए जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो हेल्प कर रहा है आम इंसान की, लोगों की, ताकि वो अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को पहले से बढ़ा सकें। अपना जो है गुजारा तो उनका खाने पे चल रहा है, और अगर एक बार उनको खाना अच्छे से मिलने लग गया तो नेक्स्ट मकसद क्या होता है इंसान का, कि अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाए, अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बनाए, बढ़ाए। तो वो सारी चीजें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की इंडस्ट्रियल सेक्टर ही बनाता है। बिसाइड्स देयर इज ऑल्सो इंक्रीज इन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम इन द इकोनॉमी। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी तो बढ़ती है, और जब एम्प्लॉयमेंट और इनकम बढ़ेगी, लोग अपना फालतू पैसा खर्च तो करेंगे कहीं ना कहीं। पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर टू बाय इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स टू लीड अ बेटर एंड कंफर्टेबल लाइफ। जब उनको तनख्वाहें ज्यादा मिलेंगी तो अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के लिए एसी भी लगा लेंगे, टीवी भी ले लेंगे, मोबाइल भी ले लेंगे, अच्छी अच्छी चीजें ले लेंगे। समझ की बात? तो इंडस्ट्रियलाइजेशन हेल्प करती है हमारे देश में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने की। नेक्स्ट आ जाता है इंक्रीज इन कैपिटल फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। कैपिटल फॉर्मेशन इज द की टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैपिटल फॉर्मेशन हमेशा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी देश की तरक्की में। कैपिटल फॉर्मेशन को सिंपल वर्ड्स में हम इन्वेस्टमेंट्स भी कह सकते हैं, कि जिस कंट्री में ज्यादा कैपिटल फॉर्मेशन या इन्वेस्टमेंट होती है उसकी तरक्की के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन डिपेंड्स अपॉन सेविंग्स एंड इट्स इन्वेस्टमेंट्स। तो कैपिटल फॉर्मेशन तभी होगी जब लोग पैसा सेव करेंगे और वही इन्वेस्ट किया जाएगा। इनकम ऑफ द पीपल इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। तो जब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होती है लोगों की इनकम्स बढ़ती है। Along with increase in income, people's marginal propensity to save also increases। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी वो अपनी तनख्वाह का ज्यादा हिस्सा सेव करेंगे। It means that the capacity to save and savings habits improve among the people। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वो सेव ज्यादा करते हैं, उनकी सेविंग हैबिट्स अच्छी हो जाती हैं। They begin to save more and more out of their increased income। वही वाली बात कि जितनी ज्यादा इनकम होगी वो ज्यादा सेव करेंगे। Opportunities and facilities of investment also multiply विद डेवलपमेंट ऑफ द इंडस्ट्रीज। तो सिंपल वर्ड्स में ज्यादा बैंक्स खुल जाएंगे, जितने ज्यादा बैंक्स खुलेंगे हम उसमें उतना ज्यादा अपना पैसा डालेंगे, और बैंक्स आगे फर्दर लोन्स दे दिया करेंगे तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन हो जाएगी। दस पीपल बिगिन टू इन्वेस्ट सेविंग्स एंड इट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन। तो वो क्या करते हैं, अपनी सेविंग्स करते हैं बैंक्स में। जब बैंक्स में ज्यादा सेविंग्स करेंगे फिर उन्हें इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो इन्वेस्ट करेंगे, तो इन्वेस्टमेंट जितनी ज्यादा होगी नेशनल इनकम की उतना ही ज्यादा अच्छा है। ठीक है, तो डेवलप कंट्रीज अपना 40-50% जो ऑफ नेशनल इनकम है वो इन्वेस्ट कर देते हैं, और अंडर डेवलप कंट्रीज में ये जो परसेंटेज है ये काफी कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है रोल इन नेशनल डिफेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें यही है कि डिफेंस की जो जितनी भी जो प्रोडक्शन होती है वो एग्रीकल्चर तो करता नहीं, वो तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही होंगी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स
to the defense of the country. कैसे? In modern era, defense of the country requires sophisticated military hardwares like weapons, tanks, aeroplanes, warships, helicopters, guns, etc. ये सारी चीजें चाहिए डिफेंस के लिए. Dependence on foreign countries for the supply of war materials and equipments is highly detrimental. अगर हम सारी डिफेंस के लिए फॉरेन कंट्रीज पे डिपेंड होने लग गए, तो जब हमें जरूरत हुई और उसने हमें सामान नहीं दिया, तो हम जंग हार सकते हैं. It becomes difficult to import war material from abroad during war. War period के टाइम पे बाहर से सामान मंगाना मुश्किल हो सकता है. It is therefore imperative that industries producing defense equipments to be established within the country. तो वो defense equipments जो हमें जंग के टाइम पे चाहिए, वो within the country ही ऐसी इंडस्ट्रीज बननी चाहिए जो within the country वो सामान बना सके. India has set up a chain of industries producing डिफेंस इक्विपमेंट्स. तो इंडिया ने काफ़ी चेन ऑफ इंडस्ट्रीज बना दी हैं जो ज़्यादातर डिफेंस इक्विपमेंट्स घर में ही बनाती हैं. ठीक है, बाहर से भी लेके आते हैं, मगर उसकी रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं रहती, कम रहती है. विद इन द कंट्री काफ़ी ज़्यादा माल बन जाता है. और ये बनाता कौन है? खेतों में तो गोलियां या बंदूकें उगती नहीं है, ये तो इंडस्ट्रियल सेक्टर में ये आती हैं. तो इंडस्ट्री जो है डिफेंस के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है एक्सपोर्ट प्रमोशन. वेरी इंपॉर्टेंट. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हैज़ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ गई है. इट हैज़ प्रमोटेड exports of many industrial products like engineering goods and automobiles, chemicals, textiles, gems and jewelry, etc. तो इसकी वजह से इन सब चीज़ों की प्रोडक्शन काफ़ी बढ़ गई है. Underdeveloped countries, underdeveloped country like India, where labor is cheap and in abundance against capital, there is a great scope of export of goods produced by labor intensive industries. तो इंडिया जो कि अंडरडेवलप्ड स्टेज पे है या फिर डेवलपिंग स्टेज पे है और यहाँ लेबर काफ़ी ज़्यादा चीप है. अब आप मेरे को ट्रोल मत करना कि इंडिया अंडर डेवलप नहीं है, डेवलप्ड है जी, डेवलपिंग है जी. जो पैरामीटर्स हैं वो क्या शो करते हैं? मैं इकोनॉमिक्स की बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पॉलिटिक्स की बात बिल्कुल नहीं कर रहा. ठीक है, तो इंडिया जहाँ लेबर अबंडेंस है और लेबर सस्ती है, तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक को इस्तेमाल करके लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा माल बना के बाहर बेच सकते हैं. ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ दीज इंडस्ट्रीज बीइंग चीप फाइंड्स वाइड मार्केट अब्रॉड. तो यहाँ जो हम सस्ते में माल बना लेते हैं, वो यूरोपियन कंट्रीज या अमेरिका में महंगे में जाके बिकता है, तो हमारे एक्सपोर्ट बढ़ते हैं. नेक्स्ट आ जाता है इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन. वेरी इंपॉर्टेंट. जो चीज़ें बाहर से मंगवाते थे वो विद इन द कंट्री बनानी शुरू कर दी हैं हमने. By import substitution is meant the production within the country of goods similar or close substitute or similar to or close substitutes of the imported goods. मतलब वो चीज़ें जो बाहर से मंगवा रहे थे, वही चीज़ें, उससे मिलती जुलती चीज़ें विद इन द कंट्री में बन रही हैं. बना कौन रहा है? इंडस्ट्री. Through industrial development, goods otherwise imported can be produced in the domestic economy. वही बात दोबारा लिख दी. As a result, there will be no need of importing the goods from other countries. तो बाहर से मंगवाने नहीं पड़ेंगे और हमारी फॉरेन करेंसी बच जाएगी. There will be less dependence on foreign countries and the goal of self reliance will be achieved. तो हम बाहर वाली कंट्रीज पे डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी और हम अपने पैरों पे भी खड़े हो जाएंगे, सेल्फ रिलायंस अटेन कर लेंगे. नेक्स्ट आ जाता है ऑप्टिमम यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जिसको हम फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज भी कह सकते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कंट्री कैन मेक optimum use of its natural resources like minerals, oil, gas, water, etc. तो ये सारी चीज़ें जो हमारे पास हैं नेचुरल रिसोर्सेज, उसका हम अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं थ्रू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. कैसे? मशीनरी एंड अदर इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द सॉइल और ऑफशोर and for refining the same will be made within the country. तो अगर हमने ऑयल निकालना है, एग्जाम्पल के तौर पे, अगर हमें पता लग गया कि फलां जगह पे गैस है, नेचुरल गैस है या ऑयल है, उसको निकालने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ही चाहिए ना. एग्रीकल्चर तो नहीं ना वो काम कर सकता. इंडस्ट्री विल ऑल्सो प्रोवाइड मशीनरी फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड थर्मल पावर प्लांट्स. तो ये सारे के सारे जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कहीं डैम डूम लगाना है या थर्मल प्लांट्स लगाने हैं, ये सारा काम कौन करेगा? ये तो भाई इंडस्ट्रियल सेक्टर तो मशीनरी प्रोवाइड करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है ग्रोथ विद स्टेबिलिटी. एग्रीकल्चर तो थोड़ा अनस्टेबल रहता है क्योंकि नेचुरल फैक्टर पे डिपेंड रहता है. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा स्टेबल रहता है. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इम्पार्ट स्टेबिलिटी टू द गोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट इज इकोनॉमी इज रिड ऑफ फ्लक्चुएशन. तो मेन गोल हमारा या किसी भी इकोनॉमिक पॉलिसी का होता है कि फ्लक्चुएशंस कम से कम हो या ना के बराबर हो. तो ये गोल हम अटेन कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के थ्रू. एग्रीकल्चर बीइंग एक्सेसिवली डिपेंडेंट ऑन नेचर, इट्स प्रोडक्शन इज ऑलवेज अनसर्टेन. ज़्यादा बारिश पड़ गई या फ्लड आ गए तो भी काम तमाम, बारिश कम पड़ी तो भी काम खराब. ठीक है, देयर इज ग्रेट स्कोप ऑफ फ्लक्चुएशन. तो एग्रीकल्चर में फ्लक्चुएशन का स्कोप बहुत ज़्यादा है. देयर
मे बी बम्पर क्रॉप्स इन वन सीजन फॉलोड बाय पुअर क्रॉप्स इन द अदर सीजन। क्या पता एक सीजन में बहुत ज्यादा क्रॉप हो, दूसरे में क्रॉप ही ना हो। इकोनॉमी इज दस एफ्लिक्टेड विद अनसर्टेनिटी। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है, और वो इकोनॉमीज जो एग्रीकल्चर इकोनॉमीज है उनमें फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज द आउटकम ऑफ एफर्ट्स ऑफ मैन एंड फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मैन मतलब इंसान करता है, मशीन करती है, और फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज पे डिपेंडेंट होती हैं। पॉसिबिलिटीज ऑफ फ्लक्चुएशंस आर रिमोट, मतलब काफी कम पॉसिबिलिटीज हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में फ्लक्चुएशंस हो। ठीक है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में हो सकती है जहाँ एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल आता है, बाकियों में नहीं होती। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैन दस बी imparted an element of stability to a large extent and the economy continues to move on the path of progress। तो इसमें यही बताया कि जैसे जैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होगी, इकोनॉमी और ज्यादा डेवलप करेगी। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज्यादातर कौन प्रोवाइड कराता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल। इंसान की स्किल्स तो एग्रीकल्चर में कम डेवलप हो पाती हैं, और इंडस्ट्रियल सेक्टर में नई नई मशीनें चलानी है, उसको नई नई टेक्निकल नॉलेज लेनी है, तो ज्यादा डेवलप होगी। तो इसमें क्या लिखेंगे? ह्यूमन कैपिटल implies education, technical and scientific knowledge, health and discipline of the people living in the country। तो ये सारी चीजें ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्किल्स में आ जाती हैं, जिसमें बंदे को ज्यादा से ज्यादा टेक्निकल नॉलेज, साइंटिफिक नॉलेज या एजुकेशन या उसकी मेंटल हेल्थ और डिसिप्लिन, ये सारी की सारी चीजें आ जाती हैं ह्यूमन कैपिटल में। Progressive human capital is an important element of economic development। तो अगर ह्यूमन कैपिटल में लगातार प्रोग्रेस होती जाएगी तो देश ये एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का। देश तो तभी तरक्की करेगा जब लोगों की जो ह्यूमन कैपिटल है वो हाई क्वालिटी की होगी। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज वेरी इसेंशियल फॉर मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट ऑफ द पीपल। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी हो पाएगी जब लोगों की मल्टी डायमेंशनल डेवलपमेंट्स होंगी। अब उस कंट्री में कहाँ इंडस्ट्री खुलेगी जहाँ के लोग ही अनपढ़ हैं? अफ्रीका में जाके इतनी ज्यादा क्यों नहीं खोलते? ठीक है ना, इट ब्रिंग्स आउट, या फिर अफगानिस्तान में जाके क्यों नहीं खोलते? मैं ये नहीं कह रहा कि सारा का सारा अफगानिस्तान ही अनपढ़ है, मैं ये कह रहा हूँ कि ज्यादातर पॉपुलेशन में स्किल्स ना के बराबर है। ठीक है, एग्रीकल्चर में होंगी, मे बी इंडस्ट्रीज में नहीं है, क्योंकि वहाँ एजुकेशन का स्टैंडर्ड उतना ज्यादा हाईफाई नहीं है। इट ब्रिंग्स आउट द इनहेरेंट क्वालिटीज ऑफ द पीपल। तो जब भी हम उनको सिखाते हैं, ह्यूमन कैपिटल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उससे क्या होता है? लोगों की जो क्वालिटीज हैं वो उभर के सामने आती हैं। दे इम्बाइब वर्च्यूज लाइक डिसिप्लिन, साइंटिफिक आउटलुक, पंक्चुअलिटी, इनोवेटिव स्किल्स, टेक्निकल प्रोग्रेस एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ह्यूमन स्किल्स अच्छी करेंगे तो ये सारी चीजें तो अपने आप आ ही जाएंगी। ऑल दीज क्वालिटीज एनेबल द मैन टू एक्सेलरेट द स्पीड ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जितनी ज्यादा ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी उतना ज्यादा देश की तरक्की की स्पीड भी बढ़ेगी, क्योंकि ह्यूमन कैपिटल अच्छा होगा तो काम तो करेगा ही कोई ना कोई। मोर ओवर, वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन टेक्निकल एजुकेशन एंड हेल्थ आर प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर ये सारे काम कर लेता है, टेक्निकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा देता है, और टेक्निकल एजुकेशन के लिए जो मशीनरी चाहिए वो भी प्रोवाइड कराता है, हेल्थ के लिए भी मशीनरी प्रोवाइड कराता है। आपने सीटी स्कैन वगैरह करना है तो वो कहाँ होता है? खेतों में थोड़ी ना होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर तो इतना कुछ प्रोवाइड नहीं करवा सकता, तो ये सारी मशीनरी इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देयरफॉर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल या ह्यूमन स्किल्स को डेवलप करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें बनानी है, कोई डैम्स बनाने, ये सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही तो इक्विपमेंट्स वगैरह आते हैं। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट is essential for the development of infrastructure like transport, energy generation, communication etc। तो ये सारे काम करने तो जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्स वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स लाइक सीमेंट, स्टील, मशीन्स, इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। और ये सारी चीजें कौन प्रोवाइड कराता है? इंडस्ट्रियल सेक्टर ही प्रोवाइड करवाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मीटिंग इंक्रीजिंग डिमांड। तो जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है उस डिमांड को पूरा करने के लिए लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी करता है। विद with the increase in population and rising per capita income in India, demand for various industrial goods like TV, AC, refrigerator, washing machine, mobile phones, cars वगैरह etc has increased। तो जैसे जैसे लोगों की इनकम्स बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इन चीज़ों की डिमांड भी तो बढ़ रही है ना। तो जैसे जैसे इन चीज़ों की डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीज़ों को प्रोडक्शन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल सेक्टर को। तो ये जो डिमांड इंक्रीज हो रही है इसको भी ये पूरा कर पाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दिस डिमांड कैन बी मेट बाय डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट में ही इंडस्ट्री की डेवलपमेंट से ही ये जो इंक्रीज डिमांड है ये पूरी हो सकती है। ठीक है, तो अब कंक्लूड करते हैं इस क्वेश्चन को। इन मॉडर्न टाइम्स द टर्म
या द टर्म्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट आर यूज्ड एज सिनोनिमस। तो सिंपल वर्ड्स में दोनों की जो मतलब है वो सेम है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको सिनोनिम्स के तरीके से, एक तरीके के सेम तरीके से ही डिस्कस किया जाता है, क्योंकि सेम ही माना जाता है। इट इम्प्लाइज दैट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज आइडेंटिफाइड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तभी मानी जाती है जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो दोनों के दोनों सेम ही है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगी तभी तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी। It is evident from the above discussion that industrial development is very essential for Indian economy. तो इंडियन इकोनॉमी के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। Under the circumstances prevailing in the country, which 21.9% of the population lives below poverty line, unemployment is rampant, 46.2% of the population depends upon agriculture, and population is growing at a tremendous pace, the development of industrial sector becomes inevitable। तो सिंपल वर्ड्स में इंडस्ट्री को डेवलप करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे देश का इतना अच्छा हाल नहीं है और पॉपुलेशन काफ़ी स्पीड से बढ़ रही है। बिलो पॉवर्टी लाइन भी पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और एग्रीकल्चर में 46.2% लोग काम कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी ज़रूरी हो जाती है हमारे लिए। एज अ कंसिक्वेंस लेवल ऑफ इकोनॉमी विल बी रेज्ड, इट्स ग्रोथ बैलेंस्ड एंड इट्स डिफेंस स्ट्रेंथेंड। तो जब भी हम इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे तो हमारी बैलेंस्ड इकोनॉमी हो जाएगी और जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है बढ़ जाएगा, नेशनल इनकम पर कैपिटा इनकम ये सारी की सारी बढ़ जाएंगी। तो आई होप ये लंबा सा क्वेश्चन जो है आपको पसंद आई होगी, इस लंबी सी वीडियो। अगर आपको ये पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर का नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, कि इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए क्या किया सरकार ने। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।